अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक इजलास हुआ। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ 2023 में 10 के करीब शिकायत काउंसिल को भिजवाई गई थी। इन शिकायत पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज़ नोटिस हुए थे, जिसका उन्होंने जवाब जमा करवाया। लेकिन फिर गुज़श्ता माह जनवरी में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को अचानक भिजवाया गया। लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ये कार्रवाई जारी है। अमूमी तौर पर जो एक रिवायत है और अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है कि आला अदलिया यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ सिर्फ उसी सूरत में जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है जब वो जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हों। अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे दे या रिटायर हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोक दी जाती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ वसीम मलिक और मरियम नवाज़ मौजूद हैं। ये काउंसिल के इस ओपन इजलास में जो कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ, इसमें मौजूद थे। तमाम तर कार्रवाई इन्होंने ख़ुद देखी। तो इनसे जानते हैं कि आज काउंसिल की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और इस कार्रवाई में आज जो अहम नुकात उठाए गए उसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जो अपना तहरीरी जवाब जुडिशल काउंसिल को जमा करवाया गया था उसमें, और आज जो गवाहान के बयानात है उसमें कितनी सदाकत है और कितनी उसमें जो सच्चाई है वो अब तक सामने आई है। तो मरियम, आपसे आगाज़ करते हैं। आज आपने तकरीबन ये कोई 2.5-3 घंटे के करीब ये इजलास जारी रहा। आप क्या समझती हैं कि आज जो काउंसिल का इजलास हुआ है इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये कार्रवाई कानूनी तौर पर दुरुस्त चल रही है, और आज सबसे अहम नुक्ता इस समात का क्या है? देखिए, कार्रवाई कानूनी तौर पर दुरुस्त तब ना होती जब ये पहले से इनिशिएट ना हुई भी होती। जज साहब जो कि अब जज नहीं है, मज़ाहिर नकवी, वो उस वक्त इस्तीफ़ा दे गए जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही थी, और वो एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा अपने जवाबात भी जमा करा चुके थे और अपने ऊपर लगे तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके थे। कार्रवाई उनके बाद चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फ़ैसले भी जो है वो सरफेस हुए जो ये करार दे चुके हैं कि किसी रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मज़ाहिर नकवी का मामला दूसरा है। वो रिटायर्ड जज नहीं है, वो मुस्ताफ़ी जज हैं, और फिर उनके ख़िलाफ़ काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखने का फ़ैसला किया। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की आफिया शहरबानो केस में अपील भी आ चुकी है, उसके अलावा जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस है वो उसमें भी किसी न किसी हद तक इसी मामले पर फ़ैसला होना है, तो इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। और आज 7 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। उनमें एक प्रॉपर्टी जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस में सामने आई थी, सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी थी, और उस प्रॉपर्टी की हद तक ये मामला जो है वो पहले ही जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन या इस प्रॉपर्टी की तफसील देख चुके थे, वो सब यही कह रहे थे कि इसमें जज साहब बच नहीं पाएंगे, और शायद ये अंदाज़ा उनको भी था। इसीलिए वो 10 जनवरी को तब इस्तीफ़ा दे गए थे जब अगले ही रोज़ इन्हीं गवाहान के बयानात कलमबंद होने के लिए इजलास था। तो खैर, आज जब गवाहान के बयानात कलमबंद होना शुरू हुए तो उसमें बाकी तो तमाम तर ये बात थी कि वो जो लाहौर का पॉश तरीन इलाका है उसमें ये जो 100 सेंट जॉन्स पार्क के नाम से प्रॉपर्टी है, ये कैसे डॉक्टर बिस्मा वारसी एक खातून थी, उनको उनके विरासत से ये प्रॉपर्टी मिली थी, और फिर उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी उनकी वफ़ात के बाद उनके शौहर ने अपने नाम पर मुंतकिल कराई। उनके शौहर ने अपने नाम पर मुंतकिल कराने के साथ एक ही बेटा डॉक्टर बिस्मा वारसी का ज़ाहिर किया, जबकि डॉक्टर बिस्मा वारसी के 3 बेटे थे जो कि उनके कानूनी तौर पर वारिस बनते थे। और ये बात आज काउंसिल की कार्रवाई में साबित भी हुई, और तस्लीम किया डॉक्टर बिस्मा वारसी के शौहर ने, जो कि चौधरी शहबाज हैं, कि उनके 3 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने उस वक्त सिविल कोर्ट में झूठ बोला था कि उनका एक बेटा है, और फिर उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी थी ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम पर की। अब जो यहाँ पर मरकज़ी गवाह जिसे आप कह सकते हैं वो चौधरी शहबाज ही हैं, और उन्होंने अदालत के सामने ये बात तस्लीम कर ली, काउंसिल के सामने ये बात तस्लीम कर ली है कि उन्होंने झूठ बोलकर ये तमाम तर जो प्रॉपर्टी की लेन देन का मामला था इसकी बुनियाद झूठ पर की, और फिर उन्होंने ये भी अदालत के काउंसिल के सामने कहा कि जो ये उनकी नीयत थी वो दुरुस्त थी, वो अपने बेटों के लिए बदनीयत नहीं थे। जबकि जब फैक्ट्स रिकॉर्ड होना शुरू हुए, जैसे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुआ करते हैं, तो उसमें ये भी बात डिस्क्लोज़ हुई कि चौधरी शहबाज की सिर्फ डॉक्टर बिस्मा वारसी ही अहलिया नहीं है, बल्कि उन्होंने दूसरी भी शादी कर रखी है और उस शादी से भी उनके बच्चे हैं। तो फिर कुछ कंसर्न काउंसिल का ये भी शुरू हुआ कि आपने एक बेटे के नाम के तो दस्तखत करके प्रॉपर्टी मज़ाहिर नकवी को ट्रांसफ़र की, लेकिन बाकी दोनों बेटों की मर्ज़ी कैसे ली? तो उसमें चौधरी शहबाज कहते हैं कि उन्होंने पूछा था अपने दोनों बेटों से। तो फिर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माइनर्स होते हैं, नाबालिग बच्चों की राय आप इस तरह से नहीं ले सकते, बल्कि उसके लिए
गार्डियन कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है, तो उस पर चौधरी शहबाज ने ये बताया कि गार्डियन कोर्ट से वो इजाज़त तब लेते जब उनको वक्त दिया जाता। उनके मुताबिक जो मज़ाहिर नकवी के बेटे मुस्तफ़ा नकवी हैं, उन्होंने ये कहा इनको कि क्योंकि वक्त कम है, जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लें कि 25 जून को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है मज़ाहिर नकवी के नाम पे। तो उनके बेटे की एंजाइटी ये थी कि अगर 25 जून से 30 जून क्रॉस कर गया तो टैक्सेस डबल हो जाएंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। इसलिए ये जो गार्डियन कोर्ट वाला सिलसिला है, बच्चों की इजाज़तें लेने वाला सिलसिला है, ये बाद में कर लेना, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लें। इस तमाम तर मामले के बाद आज जब जजेस ने ये देखा कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए गए चौधरी शहबाज को, तो चौधरी शहबाज ने ये बताया कि उनको 3 किस्तों में पैसे दिए गए। 2 पे ऑर्डर्स थे 5-5 करोड़ के और 13 करोड़ टोटल था, तो उसमें से 3 करोड़ उनको कैश दिया गया। जबकि जो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर आज अदालत में पहले गवाह के तौर पर पेश हुए काउंसिल में, उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी, ये 10 करोड़ रुपए की ख़रीदी थी मज़ाहिर नकवी ने, जो उनके पास कागजात जमा कराए गए थे उसके मुताबिक। जबकि चौधरी शहबाज ये कहते हैं कि मज़ाहिर नकवी ने उन्हें 13 करोड़ रुपये अदा किए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की काउंसिल की जो तवज्जो है वो दिलाई जो पैसों का लेन देन है उस मामले पर। तो अटॉर्नी जनरल की तवज्जो दिलाने पे पता चला कि जो 5 करोड़ रुपए हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी ने मज़ाहिर नकवी के बिहाफ पे ट्रांसफ़र किए हैं चौधरी शहबाज को, और वहाँ से फिर जजेस ने भी सर पकड़ लिया। फिर जो चौधरी शहबाज का कंडक्ट था वो भी डिस्कस हुआ, जो कि कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो अपनी तमाम तर गलतियाँ तस्लीम कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने लीगल हेयर्स जो थे वो ठीक ज़ाहिर नहीं किए, और जो ट्रांसफ़र थी उसमें मज़ाहिर नकवी और उनके बेटे को जल्दी थी। एक मौके पर यह भी बताया चौधरी शहबाज ने कि मज़ाहिर नकवी ख़ुद उनके पास 2 बार चल के आए इस प्रॉपर्टी के लिए। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तमाम फैक्ट्स रिकॉर्ड करने के बाद ये भी तयन करेगी कि एक जज का एक प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि लाहौर के पॉस्टरीन इलाके में है उसमें क्या इंटरेस्ट था, फिर उसमें क्या जल्दी थी कि तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर ये ट्रांसफ़र हुआ। फिर ट्रांसफ़र हुआ भी तो उसके बाद जो पैसों की अदायगी हुई वो अदायगी की गई लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से, जो कि एक डेवलपर सिटी है जो कि प्रॉपर्टीज़ ये शहर बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह बनाते हैं। तो अब उनको भी तलब किया गया है, नेक्स्ट डेट पे समन किया गया है उनको। तो तफसीलात मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन ये एक शिकायत की हद तक का मामला है। अभी मज़ीद शिकायत भी मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़। अच्छा, ये बताएं कि आज केस की समाअत के दौरान जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं और चेयरमैन जुडिशल काउंसिल भी हैं, वो बार बार ये वजाहत क्यों देते रहे हैं कि हम यानी जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कोई हतमी फाइंडिंग नहीं देगी, क्योंकि आफिया शहर बानो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ज़ेर अल्तवा है। तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस कार्रवाई भी आगे चला रहे हैं, साथ वो बार बार वजाहतें भी दे रहे हैं, तो ये क्या माजरा है? देखिए, आज जब काउंसिल की कार्रवाई शुरू हुई तो मज़ाहिर नकवी के वकील जो थे इससे पहले ख्वाजा हारिस, वो आए रोस्टम पर। उन्होंने पहले तो ये बताया कि मज़ाहिर नकवी ने उनका वकालत नामा जो है वो कैंसिल कर दिया, अब वो उनके वकील नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कर्टसी के तौर पर अदालत काउंसिल में पेश हो रहे हैं। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि इसी तरह के मामलात 2 बेंचेस में ज़ेर अल्तवा हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में भी आपने इस तरह के सवालात किए थे कि रिटायर्ड जज या जो इस तरह जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही हो और वो बीच में छोड़ जाएँ तो फिर उस मामले को कैसे लेकर चलना है। और दूसरा जो आफिया शहर बानो केस है उसमें भी ये ज़ेर अल्तवा है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने क्लैरिफाई किया कि हम काउंसिल की कार्रवाई आगे चला रहे हैं, लेकिन हतमी फाइंडिंग्स कोई नहीं देंगे। तो यहाँ जो मुझे एंजाइटी सिर्फ ये समझ में आ रही है कि क्योंकि शायद जस्टिस सरदार तारिक ने रिटायर हो जाना है और उनकी रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस चाहते हैं कि ये तमाम तर मामला सेटल हो जाए, क्योंकि अगर जस्टिस सरदार तारिक रिटायर हो जाते हैं, कोई नया मेंबर आएगा काउंसिल का, तो फिर ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको दोबारा करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो एक नए मेंबर के सामने नए सिरे से हेयरिंग होगी। फिर अमीर भट्टी ने, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने रिटायर हो जाना है। तो वो चीफ जस्टिस की एंजाइटी शायद इसलिए है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले मेंबरान के ये मामला सिमट जाए। तो मीनवाइल ये होगा, वो एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे या शायद उनको ये टाइमलाइन भी पता है कि आफिया शहर बानो केस भी डिसाइड हो जाएगा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी का फैसला आज उन्होंने कहा कि हमने रिजर्व कर रखा है, हम दे देंगे, तो उसका फ़ैसला भी आ जाएगा। तो फिर उन दोनों फ़ैसलों के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिर्फ एक गो अहेड चाहिए कि मुस्ताफ़ी या रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई वो आगे बढ़ा सकते हैं और फिर वो फैसला कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसा एक अहम आइनी इदारा, क्या वो सिर्फ जजेस के रिटायर होने की वजह से इस तरह जल्दबाजी में मुकदमात की समाअत करेगा कि फ़लाँ जज ने रिटायर होना है, उसकी जगह फ़लाँ जज आ जाएगा, जिसकी वजह से काउंसिल की कंपोजिशन चेंज होगी और मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस को कोई इसमें इख्तलाफ का सामना करना पड़ सकता है?
क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये अपने जवाब में मौक़िफ़ था कि जुडिशल काउंसिल अक्सरियत की बुनियाद पर फ़ैसला नहीं कर सकती बल्कि मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करना है। तो क्या सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जल्दबाजी में चलाई जा रही है ताकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो ग़ालिबन मार्च के पहले अशरे में ही उन्होंने रिटायर होना है और उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले ये सारी कार्रवाई मुकम्मल की जाए? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चलना तो अपने कोर्स से ही है। वो किसी जज की रिटायरमेंट तक अगर ये मामला कंक्लूड नहीं होता तो वो खींच तान के कर नहीं सकते। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये शिकायत पिछले साल के आगाज़ से पड़ी हुई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनको साथ बिठा के जस्टिफाई करते रहे कि नहीं वो करप्ट नहीं है, वो अपने साथी जजेस के साथ खड़े हैं, मामले को नहीं पकड़ा। फिर जाते वक्त वो कानूनी राय के लिए दे गए सरदार तारिक को देने के बाद उन्होंने इंतज़ार किया कि वो रिटायर हो जाएं, ख़ुद टेकअप नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आने के बाद मुतअद्दिद इजलास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हो चुके हैं, उसमें भी बार बार जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए वो भी सामने थे। फिर जब मामला एक नहज पर पहुंचने लगा तो मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा दे गए अचानक। हालांकि उनको एक बड़े सेक्शन की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन वो उसके बावजूद इस्तीफ़ा दे गए अचानक से। तो उनके इस्तीफ़े ने भी इस तासुर को पक्का किया कि शायद उनके खिलाफ शिकायत जो है वो ठोस हैं और वो साबित हो जाएंगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर अब अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई जल्दबाजी कर भी रही है और जजेस के रिटायर होने से पहले इस कार्रवाई को समेटना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त हैं। उसकी वजह यह है कि एक मामला इतना लंबा चल चुका है, किसी न किसी ने कोई कोर्स सेटल करना है। आज अगर सरदार तारिक रिटायर हो जाते हैं, अमीर भट्टी रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को आगे लेकर चलती है तो भी जो ये पूरी कार्रवाई है इसने कभी ना कभी जाके उसी तरह से सिमटना है। तो बजाय इसके कि एक मामले को इतना प्रोलॉन्ग करके फ़ैसला किया जाए, हम सबको अब ये बात समझ में आ रही है कि एक जज ने करप्ट प्रैक्टिस की है, उसको सज़ा भी होनी है। सज़ा का तरीक़ाकार क्या होगा ये तय करना है। शायद प्रेसिडेंट तय करने के लिए जल्दबाजी की जा रही है, होनी नहीं चाहिए आईनी तौर पर, लेकिन अगर की जा रही है कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट करने के लिए तो उसमें कोई मज़ायका भी नहीं है। मरियम, ये बताएं कि जो आफिया शहर बानो केस के 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है वो फील्ड में मौजूद है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जुडिशल काउंसिल पर भी बाइंडिंग है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जब एक फ़ैसला फील्ड में मौजूद है, वो फ़ैसला अभी कलअदम करार नहीं दिया गया, वो मुअत्तल नहीं किया गया और उस फैसले में ये लिखा हुआ है कि किसी रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर ये जो इजलास मुसलसल चल रहा है, अभी आज भी हुआ, कल फिर होगा, और इससे पहले जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी रिटायर हो गए थे तो ग़ालिबन उसके बाद भी एक इजलास पिछले माह हुआ है। तो फिर इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? जब एक जज रिटायर हो चुका, इस्तीफ़ा दे चुका, तो फिर ये आज का इजलास गैर कानूनी नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुताबिक इजलास अगर कार्रवाई पहले ना चल रही होती तो फिर ये इजलास गैर कानूनी होता। लेकिन अभी भी रूल में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस फैसले के अंदर भी कहीं ये दर्ज नहीं है कि अगर चलती हुई कार्रवाई होगी तो उसका क्या अहवाल होगा। उस फैसले में इस हद तक था कि वो साकिब निसार का मामला था, वो रिटायर हो गए बतौर चीफ जस्टिस। उसके बाद ये आईनी पिटीशन यहाँ दायर हुई कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसमें ये पॉइंट सेटल हुआ था कि जब एक जज रिटायर हो चुका है तो उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं कर सकती। यहाँ मुस्ताफ़ी जज का मामला, एक जज के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी और वो बीच में अपना इस्तीफ़ा देकर चले गए बगैर रीज़न मेंशन किए, बल्कि ये लिख दिया था कि जो मौजूदा हालात है उनमें वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मौजूदा हालात यही थे कि उनके खिलाफ शिकायत चल रही थी। अब एक मामला टेकअप हो चुका है तो टेकअप करने के बाद क्या एब्रप्टली ख़त्म कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? तो इस हवाले से अगर रूल्स नहीं है, कोई फ़ैसला या कोई ऐसे असूल और ज़वाबित मौजूद नहीं है, तो फिर जुडिशल काउंसिल अज़ खुद कैसे इस बात का तयन कर सकती है कि यह कार्रवाई आगे चलनी चाहिए? हो सकता है कि वो कानून के मुताबिक उसको कार्रवाई को वहीं पर ख़त्म भी करना हो। अगर अभी कानून वाज़े नहीं है तो इसी कानून को वाज़े करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस में ये मामला ज़ेर इल्तवा है और वो वाज़े हो भी जाएगा। लेकिन अगर मीनवाइल एक कार्रवाई चलती आ रही थी, उसको जस्टिफाई इस तरह से करें चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो उस कार्रवाई को एब्रप्टली ख़त्म नहीं कर सकते थे, तो फिर आई थिंक वो उसको बाद में लीगली जस्टिफाई भी कर देंगे और ये मामला तय कर देगा सुप्रीम कोर्ट का बेंच कि अगर चलती हुई कार्रवाई हो उसको नहीं रोका जाएगा जज के इस्तीफ़े या रिटायरमेंट से, तो फिर मामला सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या जुडिशल काउंसिल को, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इतना एतमाद किस बात का है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो आफिया शहर बानो केस की समाअत कर रहा है, वो मुमकिना तौर पर उस 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला कलअदम करार देगा और जजेस के ख़िलाफ़
उनकी रिटायरमेंट या उनके इस्तीफ़े के बाद भी कार्रवाई करने का एक हुक्मनामा जो है या एक फ़ैसला वो मुमकिन तौर पर जारी करेगा, जिसकी वजह से काजी साहब लगातार ये कार्रवाई आगे चलाए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एक प्रैक्टिस है और वो ये कि ऐसा बेंच बनाते ही नहीं है जिस पे यकीन नहीं हो कि मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं मतलब आएगा। आप भी समझती हैं कि ये बेंच जो है वो पहले से ये तय कर चुका है कि ये फ़ैसला जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ही देखिए, उस आएगा। बेंच की जो अक्सरियत है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जमाल मंदुखिल, मुसर्रत हिलाली, वो तीनों ये समझते हैं कि नहीं, इस मामले को सेटल होना चाहिए। जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वो दो कराची के जजेस हैं, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, उनकी जानिब से की जाती है। तो उस बेंच में वैसे तो वो मेजॉरिटी का ही फैसला होगा, बल्कि 5-0 से ही आ सकता है, लेकिन वहाँ पर भी मेजॉरिटी इस हक़ में है कि अगर एक जज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, करप्ट प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात हैं, तो वो एब्रप्टली ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन आई थी पिछली हेयरिंग के ऊपर भी, तो जाहिर है वो देख रखी होंगी। लेकिन वो दरख्वास्त तकरीबन 6 माह ज़ायदुल मियाद थी, लेकिन वो वेव ऑफ हो रही है, वेव ऑफ कर दिया उस ज़ायदुल मियाद वाले एतराज़ इस को केस के बेंच लिए? ने। इस केस के लिए ऑब्वियसली अब आप उसको जो मर्जी तो कहें, फिर इसका आगे मतलब फ्यूचर तो के ये लिए हुआ बहुत कि कुछ तय एक होगा। जज को टारगेट करने के लिए जानबूझ के इस तरह का फैसला दिया जा रहा है। जज भी तो रिटायर हो गया था ना बीच में, इस्तीफा दे गया अच्छा, था ना, अपने ऊपर इल्ज़ामात लगे और उसके बाद आज उनको 20 बार उनके वकीलों को भी कहा गया, इससे पहले भी पैगामात पहुंचाए गए, मीडिया पर भी नशर हुआ कि आप आके जवाब दे सकते हैं। तो जैसे पहले दिन आ गए थे, अब भी आके जवाब दे दें। वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरे ऊपर लगे कोई इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है, तो आके साबित कर दें ना। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मरियम, के ये बताएं कि एक कार्रवाई एक जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान ये एक रुकावट दरमियान में आई कि एक जज जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान ही इस्तीफ़ा दे के चला जाए, तो उस कार्रवाई, उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए पहले से एक दिया हुआ फ़ैसला, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत एक कहती है कि हम इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे, इसके ख़िलाफ़ अपील करेंगे, और फिर उस 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात के इंतज़ार में बैठी है कि उस बेंच का जो फ़ैसला है वो आएगा, और फिर उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाई जाएगी। क्या ये बदनीयती नहीं है कि एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए आपने एक पहले से तयशुदा फ़ैसला उसको उठाया, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करवाई, और फिर उस अपील के फ़ैसले के इंतज़ार में बैठे हैं कि वो फ़ैसला आएगा और फिर मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? ये तो वाज़े तौर पर फिर बदनीयत ही है कि आपने तय किया हुआ है कि आपने फ़लाँ जज के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई करनी है, और उसके लिए आप के साथ वफाकी हुकूमत भी ऑन बोर्ड है और पूरी जुडिशल काउंसिल भी आपके साथ है। वैसे क्या ये बदनीयती नहीं है कि सवाल आप ऐसे करें जैसे आपको यकीन है कि ये सारा कुछ प्लान्ड ही हुआ है और कहीं नेचुरली नहीं निकला? अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा सरप्राइज़ था या नहीं, ये बता दें। था ना? बिल्कुल था। तो उसके बाद अगर ये सब कुछ हुआ है एक तरीके से, और वो सब कुछ अगर प्लान था, पहले से तय हुआ था, तो ये पहले भी कर सकते थे। वो उनको यही यकीन था कि शायद एक जज बीच में से छोड़ के चला नहीं जाएगा और ये सिचुएशन निकलेगी नहीं। एक सिचुएशन बनी, अब उसको सेटल कहीं ना कहीं तो करना है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एब्रप्टली ख़त्म कर देती तो आज आप और मैं ही होते जो सबसे ज़्यादा चीख के ये कह रहे होते कि इनके अपने जज जब घर चले जाते हैं सारी करप्शन करके, तो ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। प्लान्ड हो रहा है, बता के हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो साबित करना बदनीयती तो मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इससे एक कोर्स तय होगा कि ये बड़े बड़े दफातर में बैठे लोग ऐसे ही घर नहीं जा सकते, ये भी जवाब दें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन ये चीज़ें फिर भी अपनी जगह पर मौजूद हैं कि एक जज को टारगेट करने के लिए जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी उस जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ऊपर मुतअद्दिद सवालात उठा चुके थे। जिस तरीके से गवाहान को जुडिशल काउंसिल इजलास में उनको ट्रीट किया गया और उनके जो गवाहान को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया गया वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल की जानिब से, इस हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी कुछ इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ इस कार्रवाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये सारी कार्रवाई जो है वो आगे चलाई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला फील्ड में मौजूद है और उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। रिटायरमेंट दो तरह की होती है, एक तो ये है कि जज अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाए या वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर रिटायर हो जाए, तो रिटायरमेंट में ये दोनों जो उसकी किस्में हैं ये उसमें आती हैं। लेकिन ऐसे नज़र आता है कि जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हर सूरत में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ये तमाम तर इक़दामात कर रही है, और ख़ास तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिन्होंने आइंदा माह रिटायर होना है, उनकी रिटायरमेंट से पहले ही ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करने से तो एक और जो इसमें बदनीयती का अंसर है वो नज़र आता है।
कि अगर जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो मुमकिन तौर पर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को किसी किस्म की मज़ामत का या इख्तलाफ का सामना करना पड़ सकता है। इस कौंसल का इजलास अब कल होगा। कल इस कौंसल इजलास में जो भी अपडेट्स होंगी उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।